वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया, यही तो क्वेश्चन है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ज्यादातर लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं उनके पास पहले से ही कहीं ना कहीं पैसा पड़ा है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, पीपीएफ में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, शायद स्टॉक्स में भी। लेकिन वो ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डीप डाउन उन्हें पता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, रिटर्न स्लो लग रहे हैं, ग्रोथ इनविजिबल फील हो रही है और हर साल जो वो कमा रहे हैं और जो उन्हें चाहिए उसके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। मैं यहाँ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहा हूँ। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। और एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो सिर्फ अच्छी एडिटिंग की वजह से देख रहे हैं तो थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरे पास हाई लेवल एडिटिंग स्किल्स नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मेरे पास है वो है सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस को समझाने की कोशिश और मेरी बेस्ट नॉलेज जो मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी ध्यान से एंड तक देखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए पहले से ज़्यादा केपेबल और अवेयर ज़रूर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। तो चलो एक्चुअली आंसर करते हैं इसको। ये 2010 नहीं है, ये 2020 भी नहीं है। 2026 में इंडिया में इन्फ्लेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। ये वो रीजन है क्यों आपकी ग्रोसरी ज्यादा कॉस्टली हो गई, आपका रेंट बढ़ गया और वो फोन जो आपने 2 साल पहले खरीदा था अब सेम स्पेक्स के लिए 30% ज्यादा कॉस्टली है। इन्फ्लेशन ऑफिशियली 5 से 6% के बीच हॉवर कर रही है, लेकिन किसी भी हाउस होल्ड को मैनेज करने वाले से बात करो और जो रियल इन्फ्लेशन वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फूड, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो 8 to 10% के करीब फील होता है। मीनवाइल एवरेज सैलरीड इंडियन को एनुअली 6 to 8% इंक्रीमेंट मिल रहा है अगर लकी है तो। फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, उनकी इनकम इनकंसिस्टेंट है। स्टूडेंट्स जो जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं वो सेम स्टार्टिंग सैलरीज के लिए ज्यादा compete कर रहे हैं जो 5 साल पहले थी। फिर है ईएमआई कल्चर, होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, एजुकेशन लोन्स। इंडियन मिडिल क्लास पहले से ज्यादा लेवरेज्ड है। लोग उस पैसे पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो उन्होंने बोरो किया है और साथ ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा उनके पास काफी नहीं है उसको कहाँ इन्वेस्ट करे। और इन सब के ऊपर है मिस इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब वीडियोस जो 20% रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, क्रिप्टो मिलियनेयर्स के बारे में, रिलेटिव्स जो रियल एस्टेट पुश कर रहे हैं क्योंकि जमीन कभी नहीं गिरती, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो पैसिव इनकम पर कोर्सेज बेच रहे हैं। तो जब कोई पूछता है वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया, वो एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि मैं पीछे गिरना कैसे बंद करूं। चलो बात करते हैं कि इंडिया में पैसा एक्चुअली कहाँ फ्लो होता है। जब आप सैलरी कमाते हैं आपको टैक्स के बाद मिलती है, वो है आपकी टेक होम। मान लो आप 50,000 रुपए महीने के कमाते हैं, टैक्सेस के बाद आप 44,000 45,000 घर ले जा रहे हैं। वो पैसा रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, सब्सक्रिप्शंस, कभी कभी बाहर खाना और शायद कुछ सेविंग्स में जाता है। उस 45,000 में से अगर आप डिसिप्लिन हैं तो शायद 10,000 रुपए बचा सकते हैं। वो रफली 20% सेविंग्स रेट है जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा माना जाता है। अब वो 10,000 कहाँ जाता है? ज्यादातर लोग इसको सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स आपको साल में लगभग 3-4% इंटरेस्ट देते हैं। कुछ बैंक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट्स पर 7% तक ऑफर करते हैं, लेकिन उसके कंडीशंस हैं मिनिमम बैलेंस, लिमिटेड विड्रॉल्स, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो आपका पैसा वहां पड़ा है, 3-4% कमा रहा है, जबकि इन्फ्लेशन हर साल उसकी वैल्यू का 5 से 8% खा रहा है। आप पहले से ही परचेजिंग पावर खो रहे हैं इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में पहले कौन बेनिफिट करता है। बैंक्स आपकी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स लेते हैं और उन्हें लोन्स के रूप में दे देते हैं। होम लोन्स 8 से 9% पर, पर्सनल लोन्स 10 से 15% पर, क्रेडिट कार्ड्स 18 से 40% एनुअल इंटरेस्ट पर। वो आपके पैसे का यूज करके उतना कमा रहे हैं जो वो आपको दे रहे हैं उससे कई गुना। कॉर्पोरेशंस बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर के थ्रू 7 to 10% इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा रेस करते हैं, जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्सेस कर सकते हैं उससे कम होता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स बल्क रेट्स पर जमीन लेते हैं, प्री सोल्ड कस्टमर मनी से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और प्रॉपर्टी रेडी होने से पहले ही अप्रिसिएशन कैप्चर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट इनसाइडर्स, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स को शेयर्स मिलते हैं ऐसे वैल्यूएशंस पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स जब कंपनीज पब्लिक जाती हैं तब पे करते हैं उससे बहुत कम पर। एवरेज इंडियन इन्वेस्टर इन सिस्टम्स में लेट एंट्री करता है। वो म्यूचुअल फंड्स तब खरीदता है जब मार्केट पहले से ही ऊपर जा चुका होता है। वो प्रॉपर्टी तब खरीदता है जब प्राइसेस डबल हो चुकी होती है। वो फिक्स डिपॉजिट्स तब खोलता है जब इंटरेस्ट रेट्स पहले से गिर रही होती हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बस पैसा ऐसे ही मूव होता है। जो लोग मनी क्रिएशन के सोर्स के करीब हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, लार्ज कॉर्पोरेशंस, वो पहले बेनिफिट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स बाद में बेनिफिट करते हैं, अगर करते हैं तो। चलो ब्रेक डाउन करते हैं वो मैथ जो ज्यादातर लोग कैलकुलेट नहीं करते। इन्फ्लेशन वर्सेस रिटर्न्स। आप 1 लाख रुपए एफडी में डालते हैं 7% पर ईयर पर। 1 साल के बाद आपके पास 1,07,000 रुपए हैं। साउंड्स गुड, लेकिन अगर वो साल इन्फ्लेशन 6% थी तो आपका रियल रिटर्न सिर्फ 1% है और ये टैक्स से पहले है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो उस एफडी पर आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न एक्चुअली 4.9% है। 6% इन्फ्लेशन माइनस करो और रियल टर्म्स में आपने पैसा खोया है।
ये वो ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर कंजर्वेटिव इंडियन इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है वो सेफ हैं, उन्हें लगता है वो अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ नंबर प्रिजर्व कर रहे हैं, वैल्यू नहीं। टैक्स इम्पैक्ट, एफडी, सेविंग्स अकाउंट्स और बॉन्ड से इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होती है। अगर आप अच्छे से कमा रहे हैं तो आप अपनी रिटर्न्स का 30% टैक्स में खो सकते हैं। इक्विटी से कैपिटल गेन्स, स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डिफरेंटली टैक्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स 20% पर टैक्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गेन्स 1,25,000 पर ईयर के ऊपर 12.5% पर टैक्स होते हैं। ये ज़्यादातर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स से काफ़ी कम है। लेकिन कितने लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर करते हैं? ज़्यादातर नहीं करते। वो सिर्फ वहाँ पैसा डाल देते हैं जहाँ उनके फादर ने डाला था, या वहाँ जहाँ उनके बैंक रिलेशनशिप मैनेजर सजेस्ट करते हैं। टाइम वर्सेस रिस्क। इंडिया में एक कॉमन बिलीफ है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है और एफडी सेफ है, लेकिन रिस्क सिर्फ वॉलेटिलिटी के बारे में नहीं है। रिस्क ये भी है कि आपका पैसा एक्चुअली बढ़ेगा या नहीं। अगर आपने 10 लाख रुपए एफडी में 7% पर 5 साल पहले इन्वेस्ट किए तो आज आपके पास लगभग 27,50,000 रुपए होते। नॉट बैड। लेकिन अगर आपने वही 10 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, आज आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 लाख रुपए होते, अज्यूमिंग आप इन्वेस्टेड रहे सारे अप्स और डाउन्स के थ्रू। रिस्की ऑप्शन ने आपको सेफ ऑप्शन से डबल से भी ज़्यादा आउटकम दिया। रियल रिस्क मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं थी, रियल रिस्क ये थी कि इन्फ्लेशन आपके फिक्स्ड डिपॉजिट को इरोड कर रही थी जबकि आप देख रहे थे। लिक्विडिटी इल्यूजन्स। लोग बोलना पसंद करते हैं कि रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आप हमेशा बेच सकते हैं, लेकिन क्या सच में? ट्राई करो एक फ्लैट बेचने की टियर 2 सिटी में स्लो मार्केट के दौरान। ट्राई करो एग्रीकल्चरल लैंड बेचने की बिना क्लियर टाइटल्स के। ट्राई करो फेयर प्राइस लेने की ऐसे लोकेशन में जो एक्सपेक्टेड जैसा डेवलप नहीं हुआ है। लिक्विडिटी का मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू लूज किए बिना। रियल एस्टेट इंडिया में ज़्यादातर बार इस टेस्ट में फेल होता है। मीनवाइल लोग सोचते हैं कि इक्विटी इलिक्विड है क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन आप स्टॉक सेकंड्स में बेच सकते हैं मार्केट आवर्स के दौरान और 2 दिन में अपना पैसा ले सकते हैं। वो है एक्चुअल लिक्विडिटी। इल्यूजन ये है कि फिजिकल एसेट ज़्यादा सेफ फील होती है क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन सेफ्टी और लिक्विडिटी एक चीज़ नहीं है। चलो चलते हैं इंडिया में सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर और बिलीफ को रियलिटी से सेपरेट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लोग क्या बिलीव करते हैं? एफडी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, पैसा खोने का कोई रिस्क नहीं। आपके ग्रैंडफादर ने किया, आपके फादर करते हैं तो ये सही होगा। रियलिटी, एफडीज नॉमिनल टर्म्स में सेफ हैं, आप नंबर नहीं खोएंगे, लेकिन रियल टर्म्स में टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद आप अक्सर परचेजिंग पावर खो रहे हैं। एक एफडी जो 7% पर ईयर कमा रही है, 30% पर अगर टैक्सड है, आपको 4.9% पोस्ट टैक्स देती है। 6% इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट करो और आप हर साल रियल वैल्यू में 1.1% नीचे जा रहे हैं। एफडीज 1980s और 90s में सेंस करती थी जब इंटरेस्ट रेट्स 10 से 12% है और इन्फ्लेशन कम थी। 2026 में ये वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल्स है, एट बेस्ट वेल्थ क्रिएशन टूल्स नहीं। भी ज़्यादातर लोग को नहीं पता कि एफडी इंटरेस्ट जिस साल अर्न होती है उस साल फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप विड्रॉ ना करें। और अगर आपकी टोटल इंटरेस्ट इनकम सभी बैंक्स में 40,000 रुपीज़ से ज़्यादा है एक साल में, फॉर एग्जाम्पल ₹50,000, सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। एफडीज बुरे नहीं हैं, वो बस काफ़ी नहीं है। रियल एस्टेट, लोग क्या बिलीव करते हैं? प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं, लैंड लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, तो रियल एस्टेट बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रेंट से पैसिव इनकम मिलती है, आप उसमें रह सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं। ये टेंजिबल है, ये सेफ है। रियलिटी, इंडिया में रियल एस्टेट ने पिछले 15 सालों में इनकंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। हाँ, कुछ लोकेशंस मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव और पुणे में स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन देखी है, लेकिन बहुत सारे टियर 2 और टियर 3 प्रॉपर्टीज वैल्यू में मुश्किल से मूव हुई हैं। चलो नंबर्स की बात करते हैं। अगर आपने 2010 में 50 लाख रुपीस का अपार्टमेंट खरीदा और आज 2026 में वो 1.2 करोड़ का है, तो वो 5.6% एनुअल रिटर्न है। साउंड्स डिसेंट, लेकिन आपने ये भी पे किया स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी वैल्यू का 7 से 8%। होम लोन इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया, हर महीने मेंटेनेंस चार्जेस, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर और कीप कॉस्ट, इन सबको अकाउंट करने के बाद आपका एक्चुअल रिटर्न 3 to 4% पर ईयर के करीब है। ये मुश्किल से इन्फ्लेशन से आगे है और ये अज्यूमिंग कि आपने सही टाइम पर बेच दिया। रियलिटी में रियल एस्टेट इलिक्विड है, आप अपने घर का 10% नहीं बेच सकते जब आपको पैसे की ज़रूरत हो। आप जल्दी एग्जिट नहीं कर सकते अगर मार्केट टर्न हो, आप लॉक्ड हैं। भी इंडिया में रेंटल यील्ड्स टेरेबल हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज 2 to 3% रेंटल यील्ड एनुअली जनरेट करती हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स या डेट म्यूचुअल फंड से डिविडेंड यील्ड से कंपेयर करो और रियल एस्टेट इनकम वीक लगती है। रियल एस्टेट काम करती है अगर आप जेन्युइनली हाई ग्रोथ माइक्रो मार्केट में खरीद रहे हैं, आप 20+ ईयर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, आपके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल है और लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं।
बाकी सबके लिए ये लाइफस्टाइल परचेज है, इन्वेस्टमेंट नहीं। स्टॉक मार्केट, लोग क्या बिलीव करते हैं? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, प्राइसेस रैंडमली अप डाउन होती हैं, पैसा बनाने के लिए इनसाइडर नॉलेज चाहिए। सिर्फ रिच लोग या फुल टाइम ट्रेडर्स सक्सीड कर सकते हैं, अगर अनलकी हुए तो सब कुछ खो दोगे। रियलिटी, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये ओनरशिप है। जो आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आप उस बिजनेस का एक पार्ट ओन करते हो। अगर बिजनेस ग्रो करती है, आपकी ओनरशिप ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी इंडिया में बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रही है। निफ्टी 50 ने पिछले 20 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। सेंसेक्स 2003 में लगभग 3000 से 2026 में 75,000 से ऊपर बढ़ा है। लेकिन कैच ये है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में स्टॉक्स में पैसा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करने की जगह ट्रेड करते हैं, वो टिप्स के बेसिस पे खरीदते हैं, वो करेक्शंस के दौरान पैनिक सेल करते हैं, वो मार्केट पीक्स पर फोमो से ड्रिवन होकर एंटर करते हैं। वो नहीं समझते कि वो क्या ऑन कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है और स्पेकुलेशन को पनिश करती है। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स खरीदा और मल्टीपल मार्केट साइकिल्स के थ्रू होल्ड किया तो आपने पैसा कमाया। अगर आपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की है, क्विक गेन्स चेस किए, तो प्रोबेबली आपने पैसा खोया। स्टॉक्स में रिस्क मार्केट नहीं है, इन्वेस्टर बिहेवियर है। म्यूचुअल फंड्स, लोग क्या बिलीव करते हैं? म्यूचुअल फंड सही है, ये एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, आपको मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं। बस हर महीने एसआईपी करो और आप रिच बन जाओगे। ये इन्वेस्ट करने का सबसे इजी वे है। रियलिटी, म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं लेकिन मैजिक नहीं है। पहले समझो कि अलग टाइप्स हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड फंड्स जो दोनों का मिक्स हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो कौन सा टाइप ओन करते हैं, वो बस इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि किसी ने कहा। इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 10 to 15 ईयर पीरियड्स में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए एनुअली लगभग 11 to 13%, लेकिन ये सिर्फ तब अगर आप इन्वेस्टेड रहे। ज़्यादातर एसआईपी इन्वेस्टर्स अपने एसआईपीज मार्केट फॉल्स के दौरान रोक देते हैं, जो एग्जैक्टली वो टाइम होता है जब उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। बी म्यूचुअल फंड्स फीस चार्ज करते हैं, एक्सपेंस रेशियोज। एक्टिव फंड्स पर ईयर 1 to 2.5% चार्ज करते हैं। इंडेक्स फंड्स 0.1 to 0.5% चार्ज करते हैं। 20 ईयर्स में ये डिफरेंस सिग्निफिकेंटली कंपाउंड होता है। और सभी फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट नहीं करते। एक्चुअली में डेटा दिखाता है कि इंडिया में 70 to 80% से ज़्यादा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 10 ईयर पीरियड में ओवर परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट के लिए हाई फीस पे कर रहे हैं और फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा, तो आप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में बेटर हैं। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी वेहिकल है, लेकिन सिर्फ तब अगर आप जानते हैं आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, रीजनेबल कॉस्ट वाले फंड्स चूज करते हैं और मार्केट करेक्शंस के दौरान एसआईपीज बंद नहीं करते हैं। लोग क्या बिलीव करते हैं? गोल्ड अल्टीमेट सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये हजारों सालों से वैल्यूएबल रहा है। क्राइसिस के टाइम में गोल्ड वैल्यू होल्ड करता है। इंडियन कल्चर गोल्ड पर ट्रस्ट करती है। ये इन्फ्लेशन और करेंसी कोलैप्स के अगेंस्ट हेज है। रियलिटी, गोल्ड एक हेज है, इन्वेस्टमेंट नहीं। 2000 से 2012 तक इंडिया में गोल्ड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़े, लगभग 4000 रुपीज पर डेका ग्राम से 30,000 रुपीज पर डेका ग्राम तक। जो लोग उस पीरियड में खरीदे उन्होंने ग्रेट रिटर्न्स बनाए, लेकिन 2013 से 2019 तक इंडिया में गोल्ड प्राइसेस मोस्टली फ्लैट थे। 25,000 और 32,000 रुपीज के बीच फ्लक्चुएट कर रहे थे। अगर आपने 2013 में खरीदा तो आपको ब्रेक इवन होने के लिए 6 ईयर्स वेट करना पड़ा। 2026 में गोल्ड लगभग 62,000 65,000 रुपीज पर डेकाग्राम है। अगर आपने 2020 में 48,000 रुपीज पर खरीदा तो आपने डिसेंट रिटर्न्स बनाए हैं, लेकिन अगर आपने 2012 में 30,000 रुपीज पर खरीदा तो आपका एनुअलाइज रिटर्न 14 ईयर्स में लगभग 5-6% है, जो मुश्किल से इन्फ्लेशन से आगे है। गोल्ड इनकम जनरेट नहीं करता है, ये डिविडेंड्स पे नहीं करता है, ये बिजनेस ग्रो नहीं करता है, ये बस वहाँ पड़ा रहता है और इसका प्राइस ग्लोबल डिमांड, करेंसी फ्लक्चुएशंस और फियर के बेसिस पर मूव करता है। गोल्ड पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर के रूप में यूजफुल है। 5-10% गोल्ड होल्ड करना ओवरऑल वॉलेटिलिटी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसको अपनी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट करना मिस्टेक है। भी अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, ज्वेलरी, कॉइन्स, बिस्किट्स, तो आप मेकिंग चार्जेस, जीएसटी पे कर रहे हैं और प्योरिटी पर पैसा खो रहे हैं। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETFs बेटर हैं, लेकिन वो भी फंडामेंटल इशू सॉल्व नहीं करते। गोल्ड वेल्थ क्रिएट नहीं करता, सिर्फ स्टोर करता है। न्यू एज एसेट्स, क्रिप्टो, NFT, स्टार्टअप्स। लोग क्या बिलीव करते हैं? क्रिप्टो फ्यूचर है, बिटकॉइन आपको रिच बना देगा, NFTs डिजिटल रियल एस्टेट हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना ही 100x रिटर्न्स देता है, पुराने सिस्टम्स आउटडेटेड हैं। रियलिटी, इंडिया में क्रिप्टो एक रेगुलेटरी ग्रे जोन में एग्जिस्ट करता है। आप क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन गेन्स पर 30% टैक्स है और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS है। कोई लीगल क्लैरिटी नहीं है कि ये करेंसी है, कमोडिटी है या एसेट है। बिटकॉइन में अर्ली अडॉप्टर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं, जो लोग $100 या $1,000 पर खरीदे। लेकिन अगर आपने लेट 2021 में बिटकॉइन $65,000 पर खरीदा तो आप 2026 में अभी भी अंडर वाटर हैं। क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल, स्पेकुलेटिव और फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंट से ड्रिवन है। ये किसी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है जो लिमिटेड कैपिटल के साथ लॉन्ग टर्म वेल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। NFTs का 2021-2022 में मूवमेंट था। अब ज्यादातर NFT प्रोजेक्ट्स वर्थलेस हैं।
जिनकी वैल्यू है वो या तो अल्ट्रा रिच के लिए आर्ट कलेक्टिबल्स हैं या स्पेसिफिक इकोसिस्टम्स और यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स हैं। स्टार्टअप्स इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग लगती है, लेकिन जब तक आप एक्रेडिटेड इन्वेस्टर नहीं हो, गुड डील फ्लो के साथ और अपनी कैपिटल का 100% लूज करने की एबिलिटी के साथ ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, जो सक्सीड होते हैं और रिटर्न देने में 7 to 10 ईयर्स लगते हैं और आपका पैसा कंप्लीटली लॉक रहता है बीच में। ये बुरे एसेट क्लासेस नहीं हैं, ये बस ज़्यादातर लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया पूछ रहे हैं। ये स्पेकुलेटिव बेट्स हैं, फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं। अब बात करते हैं कि क्या होता है अगर आप इसको 10, 15 या 20 ईयर्स के लिए गलत कर देते हो। इमेजिन करो आप 25 ईयर्स के हो, आप 50,000 रुपीज़ महीना कमाना शुरू करते हो, आप 10,000 रुपीज़ महीना बचाते हो और एफडी फिर सेविंग्स अकाउंट्स में डालते हो जो एवरेज 6% पर ईयर कमा रहे हैं। आप ये 20 ईयर्स तक रिलीजियसली डरते हो। जब आप 45 ईयर्स के होते हो, आपने 24 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल में बचाया है। 6% पर कंपाउंडिंग के साथ आपका टोटल कॉपस लगभग 46 लाख रुपीज़ है। ये बहुत लगता है, लेकिन याद रखो उन 20 ईयर्स में इन्फ्लेशन एवरेज 6 to 7% था। तो 2046 में 46 लाख रुपीस की परचेसिंग पावर रफली 2026 टर्म्स में 12 to 15 लाख रुपीस की इक्विवेलेंट है। आपने 20 ईयर्स डिलिजेंटली बचाया और रियल टर्म्स में आपके पास वही परचेसिंग पावर है जैसे आज 15 लाख रुपीस बचाने पर होता। अब इमेजिन करो वही इंसान सेम सेविंग्स लेकिन 10,000 रुपीस पर मंथ लो कॉस्ट इक्विटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है जो 12% एनुअली कमा रहा है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज के करीब है। 20 ईयर्स के बाद उनका कॉपस अप्रोक्सीमेटली 99 लाख रुपीस होगा, लगभग डबल। 20 ईयर्स में 6% और 12% के बीच का डिफरेंस स्मॉल नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग है। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये सिर्फ वो नहीं है जो आप बैड इन्वेस्टमेंट करके खो देते हैं, ये वो है जो आप बेटर इन्वेस्टमेंट न करके गिव अप कर देते हैं। और ये ज़्यादा बुरा हो जाता है अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ से सेविंग्स अकाउंट में 3 to 4% पर पड़ा रहता है, जबकि इन्फ्लेशन 6 to 7% पर चल रही है, तो आप एक्टिवली हर साल पैसा खो रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होगी, आपके गोल्स डिले होते रहेंगे, रिटायरमेंट इम्पॉसिबल फील होगा। ये है इंडिया में मिडिल क्लास ट्रैप। आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो आपको कहा गया है, लेकिन आप फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे। चलो जूम आउट करते हैं और देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। इंडिया में वर्ल्ड के वाइडेस्ट वेल्थ गैप्स में से एक है। टॉप 1% कंट्री की 40% से ज़्यादा वेल्थ होल्ड करता है, बॉटम 50% 3% से कम होल्ड करता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि रिच लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं या ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ये इसलिए क्योंकि उनके पास बेटर फाइनेंशियल टूल्स, बेटर इन्फॉर्मेशन और बेटर सिस्टम्स का एक्सेस है। वेल्दी इंडियंस इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस में, अर्ली स्टेजेस में, रियल एस्टेट में और ऑफशोर एसेट्स में। वो टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अकाउंटेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो इनके पैसे को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मिडिल क्लास इंडियंस पैसा एफडीज, पीपीएफ और सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं क्योंकि वो सेफ फील करता है। वो इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं जो टेरेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो कंजम्पशन के लिए लोन्स लेते हैं, एसेट्स के लिए नहीं। वो बैंक एम्प्लॉयज की एडवाइस फॉलो करते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनसे कमीशन कमाते हैं। सिस्टम एवरेज पर्सन को वेल्दी बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, ये उन्हें स्टेबल, कंप्लायंट रखने के लिए डिजाइन किया गया है और इंस्टीट्यूशंस में कैश फ्लो करते रहने के लिए। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, टैक्स डिपार्टमेंट्स। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम्स हर जगह ऐसे ही काम करते हैं। जो रूल्स समझते हैं वो बेनिफिट करते हैं, जो नहीं समझते वो स्टक रह जाते हैं। और यहाँ अनकंफर्टेबल पार्ट है, जितना ज़्यादा आप पैसा एक्चुअली कैसे काम करता है ये सीखना डिले करते हैं, उतना ज़्यादा वो गैप होता जाता है। हर साल आप पैसा लो रिटर्न हाई टैक्स इंस्ट्रूमेंट पर रखते हैं, कोई और 12 to 15% पर कंपाउंड कर रहा है। हर साल आप स्टॉक मार्केट अवॉइड करते हैं क्योंकि ये रिस्की फील होता है, कोई और इक्विटी में जनरेशनल वेल्थ बिल्ड कर रहा है। ये रिच बनने के बारे में नहीं है, ये पीछे न गिरने के बारे में है। तो एक्चुअली इंडिया में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं आपको टॉप 5 फंड्स की लिस्ट नहीं दूंगा या नहीं कहूंगा कि 60% यहाँ और 40% वहाँ डालो। क्लैरिटी ऐसे काम नहीं करती। इंस्टेड यहाँ एक मेंटल फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने का एक तरीका जो अप्लाई होता है चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या आपके गोल्स कुछ भी हों। स्टेप 1, अपना टाइम होराइजन समझो। जो पैसा आपको अगले 1 से 2 सालों में चाहिए उसको वॉलेटाइल एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका इमरजेंसी फंड है, अपकमिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म गोल्स। ये कहाँ जाना चाहिए? इमीडिएट एक्सेस के लिए सेविंग्स अकाउंट, स्लाइटली बेटर रिटर्न्स के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। शॉर्ट टर्म एफडीज अगर आप 6 to 12 मंथ्स के लिए लॉक करने को ओके हैं। यहाँ रिटर्न्स चेज मत करो, सेफ्टी और लिक्विडिटी को प्रायोरिटाइज करो। जो पैसा आपको 3 to 5 इयर्स में चाहिए वो कुछ रिस्क ले सकता है, लेकिन फुल इक्विटी एक्सपोजर नहीं। ये कहा जाना चाहिए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी और डेट का मिक्स। कंजर्वेटिव डेट फंड्स, इक्विटी में कुछ एक्सपोजर लेकिन 100% नहीं। जो पैसा आपको 7+ इयर्स तक नहीं चाहिए उसको ग्रोथ एसेट्स में होना चाहिए। ये कहा जाना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स अगर आप उन्हें समझते हैं। रियल एस्टेट सिर्फ तब अगर ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का पार्ट है और आपके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल है। जितना ज्यादा आपका टाइम होराइजन उतना ज्यादा रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डाउन टर्न से रिकवर करने का टाइम है। स्टेप 2,
रियल रिटर्न समझो, नॉमिनल रिटर्न्स देखना बंद करो, रियल पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स कैलकुलेट करना शुरू करो। अगर एक एफडी आपको 7% दे रही है लेकिन आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 4.9% है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपका रियल रिटर्न -1.1% है। आप पैसा खो रहे हैं। अगर एक इक्विटी फंड आपको 12% देता है और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपका टैक्स गेन्स पर 12.5% है, 1,25,000 के ऊपर। अगर आपका एवरेज गेन 10 इयर्स में 12% है तो आपका इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न लगभग 10.5% है। 6% इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट करो और आप पर ईयर 4.5% का रियल रिटर्न बना रहे हैं। यही डिफरेंस है। एक ऑप्शन रियल टर्म्स में पैसा खोता है, दूसरा रियल टर्म्स में वेल्थ क्रिएट करता है। हमेशा रियल रिटर्न्स में सोचो। स्टेप 3, डाइवर्सिफाई करो, लेकिन समझो क्यों। डाइवर्सिफिकेशन 10 अलग एफडीज ओन करने के बारे में नहीं है या सेम कैटेगरी से 15 म्यूचुअल फंड्स ओन करने के बारे में नहीं है। रियल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रिस्क फैलाना है अक्रॉस एसेट क्लासेस, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, जियोग्राफीज, इंडियन मार्केट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर, सेक्टर्स। अपनी सारी इक्विटी एक इंडस्ट्री में मत डालो। टाइम, रेगुलरली इन्वेस्ट करो, एक बार में सब नहीं। एसआईपीज के थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। डाइवर्सिफिकेशन का गोल किसी भी एक फेलियर के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। अगर एक एसेट क्लास गिर जाती है, दूसरे स्टेडी रह सकती हैं या बढ़ सकती हैं। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी एक ट्रैप है। 20 म्यूचुअल फंड्स ओन करना आपको सेफर नहीं बनाता, ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को कंफ्यूजिंग और एक्सपेंसिव बनाता है। कैटेगरीज अक्रॉस 4 to 6 वेल चोजन फंड्स पे फोकस करो, वो काफी हैं। स्टेप 4, कॉस्ट मिनिमाइज करो। हर परसेंटेज पॉइंट जो आप फीस में पे करते हैं वो आपके रिटर्न से ली गई परसेंटेज पॉइंट है। अगर आप ₹10 लाख 2% एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ये 12% पर ईयर ग्रो करता है, 20 इयर्स के बाद आपके पास ₹77 लाख होंगे। अगर आप वही ₹10 लाख 0.2% एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड में सेम 12% का ग्रो करता हुआ 20 इयर्स के बाद आपके पास ₹93 लाख होंगे। ये ₹16 लाख का डिफरेंस है सिर्फ फीस से। अपने कोर इक्विटी एलोकेशन के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चूज करो। एक्टिव फंड सिर्फ तब यूज करो अगर उनका कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को फीस के बाद बीट करने का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, यूएलआईपीज, एंडोमेंट प्लान्स अवॉइड करो अनलेस आपको स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, जिस केस में टर्म इंश्योरेंस सेपरेटली खरीदो और बाकी इन्वेस्ट करो। ब्रोकर्स के थ्रू बेचे जाने वाले म्यूचुअल फंड्स के रेगुलर प्लान्स अवॉइड करो। हमेशा डायरेक्ट प्लान्स चूज करो कमीशन बेस्ड एक्सपेंस लोड्स अवॉइड करने के लिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड करके टैक्सेस मिनिमाइज करो लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। स्टेप 5, ऑटोमेट करो और कंसिस्टेंट रहो। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैशेस नहीं है, ये है इनकंसिस्टेंसी। लोग एक्साइटमेंट के साथ एसआईपी स्टार्ट करते हैं, फिर 6 महीने बाद रोक देते हैं। वो लंप सम इन्वेस्ट करते हैं, इसको 10% गिरते देखकर पैनिक में निकाल लेते हैं। वो मार्केट में एंटर करने का राइट टाइम वेट करते हैं और कभी एंटर नहीं करते। द सोल्यूशन इज ऑटोमेशन। मंथली एसआईपी सेटअप करो जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो। इसको बिल की तरह ट्रीट करो, नॉन नेगोशिएबल। ये 2 चीजें करता है, प्रोसेस से इमोशन रिमूव करता है और इंश्योर करता है कि आप प्राइसेस कम होने पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और प्राइसेस ज्यादा होने पर कम यूनिट्स। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। कंसिस्टेंसी टाइमिंग को बीट करती है हमेशा। चलो वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर, वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। यहाँ क्लैरिटी है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए 0 to 2 इयर्स, सेविंग्स अकाउंट्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म एफडीज, यहाँ रिस्क मत लो। मीडियम टर्म गोल्स के लिए 3 to 5 इयर्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, कंजर्वेटिव डेट फंड्स, शायद 30-40% इक्विटी फंड्स में। सेफ्टी को कुछ ग्रोथ के साथ बैलेंस करो। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए 7+ इयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स अगर आप उन्हें समझते हैं, यहाँ रियल वेल्थ बिल्ड होती है। स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए 5 to 10% गोल्ड में होल्ड करो, ETFs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। 10 to 15% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में स्टेबिलिटी के लिए होल्ड करो। टैक्स एफिशिएंसी के लिए ATC डिडक्शंस के लिए ELSS फंड्स यूज करो अगर चाहिए। लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लेने के लिए इक्विटी को 1 साल से ज्यादा होल्ड करो। हाई एक्सपेंस प्रोडक्ट्स जो रिटर्न्स में कट करती हैं उनसे अवॉइड करो। रियल एस्टेट के लिए सिर्फ अगर आपके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल है, लिक्विडिटी की जरूरत नहीं और आप जेन्युइनली हाई ग्रोथ एरिया में खरीद रहे हैं। नहीं तो रीट्स में इन्वेस्ट करो अगर आपको रियल एस्टेट एक्सपोजर हैसल्स के बिना चाहिए। क्रिप्टो और स्पेकुलेटिव एसेट्स के लिए सिर्फ उस पैसे के साथ जो आप कंप्लीटली लूज कर सकते हैं अफोर्ड करके। इसको स्पेकुलेशन ट्रीट करो, इन्वेस्टमेंट नहीं। आंसर एक एसेट क्लास नहीं है, ये आपके गोल्स, टाइमलाइन, रिस्क टॉलरेंस और इनकम के बेसिस पर कॉम्बिनेशन है, लेकिन हर सिनेरियो में ये कॉमन है। इक्विटी आपका कोर ग्रोथ इंजन होना चाहिए, डेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कॉस्ट्स और टैक्सेस मिनिमाइज होने चाहिए, कंसिस्टेंसी नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। कोई मैजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सबके लिए परफेक्ट हो, लेकिन एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो लगभग सबके लिए काम करती है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करें, रियल क्वेश्चन ये है आप पहली जगह इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं।
क्या आप किसी और को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रूव करना, सोशल मीडिया पर देखे गए नंबर को चेज करना, या फिर एक ऐसी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पैसा स्ट्रेस का कांस्टेंट सोर्स ना हो, जहां आपका फ्यूचर सिक्योर फील हो, जहां आपकी चॉइसेस आपके बैंक बैलेंस से लिमिटेड ना हो? क्योंकि अगर ये लैटर है तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, लॉन्ग टर्म सोचो, नॉइस इग्नोर करो, कंपाउंडिंग को काम करने दो। ज्यादातर लोग कभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट अमाउंट, परफेक्ट नॉलेज का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन परफेक्ट मोमेंट 10 साल पहले था, सेकंड बेस्ट मोमेंट आज है। और यहाँ अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। 20 सालों में जो लोग आर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और जो वेट करते रहते हैं, उनके बीच का गैप इतना वाइड हो जाएगा कि कोई भी कैचिंग अप उसको क्लोज नहीं कर सकेगी। तो क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करें, क्वेश्चन ये है आप इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करोगे।